हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण में दो चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एक जो था वो है हमारा पंचांग, और जो मेजर क्वेश्चन था वो ये था कि त्रिभागी दशा का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दशा सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले इस कुंडली के अंदर पंचांग को समझेंगे। कोई भी कुंडली बिना पंचांग को समझे रीड नहीं की जा सकती। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जातक जो हैं वो अपने आप में एक अच्छे इंसान भी हैं और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, है ना। और साथ साथ उन्होंने भी जिस तरह से बताया कि उनके दादाजी ने भी उनसे यही बात कही थी कि अगर व्यक्ति को पंचांग समझ में आया तो कुंडली समझ में आएगी। बिल्कुल सही बात थी वो। हम यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें हैं जो पंचांग में छिपी हुई है। इसके बाद हम चलेंगे दशा के अंदर। देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी कोई जन्म होता है तो उस पर्टिकुलर दिन की जो स्थितियां हैं वो स्थितियां ही हमारे ऊपर हावी रहने वाली हैं, और उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है पंचांग से। जैसे कि आपके सामने ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ चीजें लिखी हुई मिलती हैं। हमारे काम की क्या क्या चीजें हैं, पंचांग में कौन कौन से अंगों की जरूरत है। हम ज्यादा फोकस रखते हैं नक्षत्र पे, ठीक है, वीकडे पे जिस दिन हमारा जन्म हुआ। फिर हम ज्यादा फोकस रखते हैं हमारे योग के ऊपर, हमारे करना के ऊपर, हमारे होरा के ऊपर। ठीक है, अब यहां से हम पहले देखें कि जन्म जो हुआ है वो गुरुवार के दिन हुआ है। ठीक है, तो हमारे लिए जो डे लॉर्ड बनेंगे वो बनेंगे जुपिटर। जुपिटर अगर डे लॉर्ड बने हैं तो व्यक्ति के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल प्लैनेट्स में से सेकंड नंबर पे बन जाएंगे, क्योंकि वो उस दिन के स्वामी है। दिन के स्वामी से ज्यादा बलवान होगा उस घंटे का स्वामी जिस घंटे में हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, तो वो चीज जो होती है वो होती है हमारी होरा। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो इस कुंडली में जो हो रहा है वो बुध की हो रहा है। बुध की हो रहा होने के कारण व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा कम्युनिकेशन का पोटेंशियल हो सकता है। कहीं ना कहीं व्यक्तित्व के अंदर बुद्ध से जुड़े हुए कारकत्व की सारी चीजें जो हैं वो नेचुरली मौजूद हो सकती हैं। और बुद्ध जो है वो इस कुंडली में तृतीय भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो इन दोनों चीजों में आपको एक नेचुरल कैपेसिटी भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका जन्म एक पर्टिकुलर होरा पे हुआ है तो उस समय के होरा का जो स्वामी है वो सबसे ज्यादा बलवान ग्रह माना जाता है। अब एक क्वेश्चन ये था कि प्रोफेशन के अंदर स्टेबिलिटी और इनर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमें कैसे देखना है, पंचांग में ये बात कैसे समझ में आएगी। पंचांग में दोष माना जाएगा, अगर प्रोफेशन के लिए की बात कर रहा हूं, पंचांग में दोष माना जाएगा अगर आपके कुंडली के अंदर आपके नक्षत्र के स्वामी का संबंध आपके कर्णा लॉर्ड से बनता हो। तो इस कुंडली में जो कर्णा लॉर्ड हैं वो हो रहे हैं आपके मंगल देव, और आपके नक्षत्र के जो स्वामी हो रहे हैं वो हो रहे हैं शनिदेव। ठीक है, अगर इस कॉम्बिनेशन को समझें तो संबंध कैसे बना हुआ है इसको भी देख लीजिए। आपके कुंडली में जो शनि देव हैं वो जाके बैठे हुए हैं मंगल की राशि में। ठीक, ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं मंगल जो कि डिस्पोजिटर होंगे शनिदेव के, उनके ऊपर भी शनिदेव का प्रभाव है। इस तरीके से यहां पर नक्षत्र के स्वामी का संबंध बनता है आपके करना लॉर्ड पे। करना क्या है? करना इज ए पोटेंशियल जिससे कि व्यक्ति काम करता है। ये योग आपकी ही कुंडली में नहीं, मेरे कुंडली में भी बना है, इसे पंचांग दोष कहते हैं। ठीक है, ये वे ऐसा रीजन है जो कि हम लोगों को प्रोफेशनल साइड में बार बार अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नक्षत्र जो है उसकी अपनी एक गति है, और करना जो है प्रोफेशन का जो एक पर्टिकुलर अंग है उसके स्वामी की अपनी एक स्थिति होती है। ठीक है, इस वजह से इन दोनों चीजों के अंदर हमें फोकस रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जो दशा सिस्टम है वो कैसे काम करता है। ठीक है, दशा सिस्टम को काम कराने के लिए सबसे पहले हम देखें कि दशाएं चलती कैसे हैं। अगर हम बात करें तो दशा कितने प्रकार की होती है। दशा के तीन प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला प्रकार होता है वो होता है आपका नक्षत्र बेस्ड दशा। दूसरा प्रकार होता है वो होता है राशि बेस्ड दशा। तीसरी दशाएं जो होती हैं वो बिल्कुल ही अलग चलती हैं, उसको हम मिसलेनियस कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे को ये पता है कि हमारे पास तीन प्रकार की दशा है तो फिर हम ये खोजें कि वो दशा किस आधार पे लग रही है, नक्षत्र के आधार पे कि राशि के आधार पे।
अगर कोई सी भी दशा विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, आपकी कालचक्र दशा, ठीक है, जो भी दशा आपके नक्षत्र पे आधारित होगी, उस पर्टिकुलर दशा को अप्लाई करने के लिए आपको उस नक्षत्र को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, आपने हमसे ये क्वेश्चन किया कि त्रिभागी दशा पे एक कंप्लीट वीडियो में समझने की कोशिश करें कि कैसे ये चीजों को करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, अगर हम आपके कुंडली के नॉर्मल दशा सिस्टम से चलें, विंशोत्तरी में अगर हम त्रिभागी का प्रयोग ना करें तो भी आपकी दशा सिस्टम यही चलती। ठीक, त्रिभागी दशा को लेकर मेरे ख्याल से शायद चर्चा इसलिए शुरू हुई थी कि लेट श्री एस के मेहता जी ने एक बात कही कि या तो व्यक्ति की विंशोत्तरी दशा चल रही है, या फिर विंशोत्तरी अगर नहीं काम करती हुई दिखेगी तो उसे त्रिभागी दशा में लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक मत था कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दशा जो है वो क्या है, हमारे पास हमारी विंशोत्तरी दशा है। साउथ इंडिया में अगर हम जाते हैं तो वहां का जो प्रचलन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरे दशा सिस्टम को देते हैं। आप पंजाब की तरफ जाते हो तो वो अलग दशा सिस्टम को देते हैं। हर जगह का अपना अपना एक सिस्टम रहा उस जमाने में। तो हम लोग जो एक पॉपुलर थॉट्स के साथ निकले, हम लोगों ने वही एक्सेप्ट किया, ये हकीकत है। तो उन्होंने इस पे काम किया पॉपुलर थॉट के ऊपर, और उन्होंने दो बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि या तो व्यक्ति के ऊपर विंशोत्तरी दशा चल रही होगी, दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर विंशोत्तरी दशा में चीज ना समझ में आती हो तो फिर त्रिभागी दशा करिएगा। त्रिभागी दशा कब करनी है और विंशोत्तरी दशा कब करनी है, इसकी पहली बात उन्होंने कही, समझ लीजिए। अगर व्यक्ति की आयु जो है वो 120 साल यानी कि पूर्ण आयु की तरफ कोई व्यक्ति है, तो फिर उनका मत है कि आप वहां पे नॉर्मल विंशोत्तरी दशा लगाइए। लेकिन हम लोग जहां रह रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों की जो आयु है वो 80 साल और 80 साल से कम हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि फिर उतनी ही आयु में सभी ग्रह कैसे पूरे करेंगे, इसलिए जो उनसे कम हमारी दशा पीरियड की दशाएं हैं वो हमारे ऊपर ज्यादा सटीक होती है। सबसे ज्यादा पावरफुल जो होती है वो होती है हमारी योगिनी दशा, क्योंकि वो 36 साल के अंतराल को लेकर चलती है, और एक 36 साल की समय अवधि सबसे कम समय अवधि है। तो उसी आधार पे विंशोत्तरी दशा जो है उसका भी डिवीजन किया गया। ठीक है, तो जब विंशोत्तरी दशा का डिवीजन किया तो वो बना त्रिभागी वेरिएशन। अब बात है कि नक्षत्र बेस्ड दशा है तो चलेगी कैसे, चाहे विंशोत्तरी हो, चाहे अष्टोत्तरी हो, चाहे त्रिभागी हो। एक बात को ध्यान रखिएगा हमेशा कि दशा जो है वो नक्षत्र बेस्ड भी हो तो भी वो जंप नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ कह रहे हैं कि शनिदेव की दशा चल रही है आपके जन्म से, और वो शनिदेव के एक नक्षत्र जो है 4 नंबर की राशि में है, एक 8 नंबर की राशि में है, एक 12 नंबर की राशि में। तो ऐसा नहीं होगा कि 4 नंबर की राशि का नक्षत्र चल जाएगा, उसके बाद 8 नंबर की राशि का नक्षत्र को चलाएंगे, फिर 12 नंबर की राशि के नक्षत्र को चलाएंगे। नहीं, जिंदगी ऐसे जंप करने लगेगी तो भूकंप आ जाएंगे जिंदगियों में। नक्षत्र बेस्ड दशाएं जो होंगी वो क्या होंगी, सीक्वेंस में ही चलेंगी। अगर पहली दशा शनि की चली है तो शनि का वहां पे कोई एक नक्षत्र है जिससे कि ये दशा चली है। मान के हम यहाँ पे चल रहे हैं चंद्रमा, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं तो शनि से दशा शुरू हुई। अब अनुराधा नक्षत्र के बाद सीक्वेंस में जो नक्षत्र आएगा ज्येष्ठा सेकंड, उसकी दशा चलेगी। ज्येष्ठा पूरा हो जाता है तो ज्येष्ठा पूरा होने के बाद आपका जो अगला नक्षत्र होगा केतुदेव का मूला नक्षत्र, उसकी दशा चलेगी। तो दशा हमेशा सीक्वेंशियल ही चलेगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहां से मान के चलते हैं कि हमें शनि की दशा देखनी है, अब इतनी बड़ी दशाएं होती हैं, जैसे ये 1980 से लेकर 1999 तक ये दशा है। आपका जन्म हुआ 87 में, ठीक है। अब आपके जन्म से लेकर ये इतने लंबे समय तक की दशा में सिर्फ शनिदेव काम कर रहे हैं। तो एस के मेहता जी ने कहा कि ये वाला जो फॉर्मेशन है ये जरूरी नहीं कि उतने लंबे समय तक एक ही ग्रह काम करे। तो उन्होंने बोला कि हम इसको 3 खंड में बांटेंगे। 3 खंड में क्यों बांटा? 3 खंड में इसलिए बांटा क्योंकि एक राशि के अंदर 2.5 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, अब वो 2.5 नहीं कर सकते भैया, उन्हें पूरा 3 तो करना ही पड़ेगा। तो 3 नक्षत्रों को मान के उन्होंने चलाया, और वो सीक्वेंस कैसे चलेगा, वो नॉर्मल सीक्वेंस हो जाएगा। जैसे जैसे आप किसी भी नक्षत्र बेस्ड दशाओं को देखते हैं, आपको जिस भी नक्षत्र से वो दशा चल रही है ये दिमाग में होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसके आधार पे आपको अपनी कुंडली लगा के चलानी होती है। क्योंकि सारे के सारे भाव जो हैं उनमें से आपकी जिंदगी में 5 भाव तो अपने प्रभाव छोड़ के ही जाएंगे। इस पर मैं कभी आगे चर्चा करूंगा। अब देखिए कि
यहाँ पे हमने शनि से दशा शुरू करी थी और इतनी लंबी दशा थी कि प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं था। अगर हम इसी में त्रिभागी वेरिएशन यूज करते तो क्या होता कि त्रिभागी वेरिएशन करने से ये दशा का जो महादशा खंड है वो थोड़ा सा लिमिट हो जाता। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ, हमें सबसे पहले ये समझ में आ गया कि हम अपने महादशा को लिमिट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने पहले बताया कि अगर मान लीजिए आपकी ये जन्म कुंडी है, आपकी शुरुआत की दशा जो शनिदेव से चली, उनका जो प्रभाव था वो 1991 तक के लिए तो अनुराधा नक्षत्र में बैठे हुए शनिदेव का प्रभाव था। इसके बाद अगला प्रभाव जो आएगा 1991 से, जो हम पहले 1999 तक देख रहे थे, अब उसमें अगला प्रभाव जो है वो बुध देव का आएगा 91 से लेके 1996 तक। अभी भी लगन जो है वो यही वाली मानी जाएगी जिसमें से वो दशा चल रही है, ठीक है। इसलिए आप एक बात को ध्यान रखना, आपको एक चीज बता दूं जिसपे किसी ने आज तक मुझसे सवाल नहीं किया, लेकिन किसी ने शायद उसे सोचने की कोशिश नहीं की। क्यों कोई भी पंडित जो बड़े बड़े विद्वान रहे उन्होंने बोला कि 12 साल तक किसी भी बच्चे की कुंडली जो है वो नहीं देखी जाती जब तक कि बहुत ही सीवियर केस ना हो तब तक? क्यों बोला ऐसा? वो इसलिए बोला क्योंकि हमने अपने सिस्टम में जो दशा ली है वो चंद्रमा से ली है। 12 साल तक के लिए जब हम बात करते हैं तो 12 साल तक के लिए चंद्रमा का जो प्रभाव है दशा सिस्टम में उसकी बात होती है। अब कितने खंड हैं यहाँ पे, कितने भाव हैं? 12 भाव हैं। जब तक कि 12 साल कंप्लीट नहीं होंगे तब तक ये 12 भाव का जो रिजल्ट है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगर वो 12 भाव जो हैं उनके रिजल्ट्स कंप्लीट हो गए तब जाके इस बात की श्योरिटी है कि व्यक्ति या जो जातक जातिका जिसकी वो कुंडली है उनके पास आयु है। वरना आप याद रखना, बालरिष्ट के जितने भी केसेस हैं वो बात करते हैं 1 साल से लेकर 11 या 12 साल की उम्र तक के लिए। इसलिए करते हैं क्योंकि चंद्रमा पे आधारित दशा की शुरुआत वो उस आधार पे करते हैं। तो यहाँ पे जब हम लेंगे दशा सिस्टम में तो ये इस तरीके से दशा काउंट होगी, ठीक है। कि आपके पहला नक्षत्र शनि का चला वो भी यहीं से, दूसरा नक्षत्र आपका बुध का चले वो भी वहीं से, और इसके बाद आपका जो तीसरा नक्षत्र है जैसे मूला नक्षत्र चलेगा। अब मूला नक्षत्र आपको पता है कि ये कहां पर आ जाएगा, मूला नक्षत्र कंप्लीटली आता है आपका 9 नंबर की राशि में। तो जब ये वाली दशा सिस्टम को हम लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए ये पर्टिकुलर लगन जो है ये काम कर रहा होगा, ठीक है। इसके आधार पे हमारे कुंडलियों में हमारा जो लगन है वो घूमता है। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव लगना। प्रोग्रेसिव लगना को ध्यान में रखते हुए ही फिर एस.के. मेहता जी ने इस बात को कहा कि ये देख लीजिए उस समय का जो लगन बन रहा है या आपकी लगन कुंडली में, ओरिजिनल लगन कुंडली में, वो पर्टिकुलर दशा किस भाव से असर कर रही है, ठीक है। ये हेल्प जो है ये हमें त्रिभागी वेरिएशन से मिली। तो इसकी वजह से जो लंबी लंबी दशाएं होती हैं विंशोत्तरी की, उन दशा सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक लिमिट कर लिया करते हैं। आपने जैसे जिक्र किया या आज की स्थिति को देखने की कोशिश करें अगर हम आपके कुंडली से, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2019 से लेकर 2024 तक गुरुदेव की महादशा चल रही है, वो भी किससे, पूर्व भाद्रपदा से। अब पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है ये नक्षत्र कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये शुरू होता है। तो ये आपके लगन कुंडली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एग्जिस्ट करता है आपके अष्टम भाव में। अब ये अष्टम भाव में होने के कारण जब हम इस दशा को यहाँ से लगाना शुरू करेंगे तो हम ये कहेंगे कि व्यक्तित्व के अंदर यहाँ पर क्या चीजें आ गई, अष्टम भाव, खोजना, एस्ट्रोलॉजी, ऐसी वाली चीजें कनेक्ट हुई होंगी। जबकि इससे जस्ट पहले की दशा को भी आप देख रहे हैं तो राहु की दशा 2013-14 से आप पे शुरू हुई। राहु की दशा जो थी वो शतभिषा नक्षत्र था। शतभिषा नक्षत्र भी कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर हाउस में आता है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं जैसे ही आपकी महादशा के अंदर 2011 के बाद से धीरे धीरे करके आपके अंदर एक बदलाव आना शुरू होगा जो कि आपको किस तरफ मोड़ेगा, अपने जिंदगी के अंदर परिवर्तन के लिए मोड़ेगा। क्योंकि देखिए लगन कुंडली से अष्टम भाव की ओर हमारा प्रोग्रेसिव लगना चल पड़ा था, ठीक है। यहाँ पे 2011 से लेकर 2013 है। अब आप खुद भी जानते हैं कि मंगल का जो नक्षत्र है वो 10 नंबर की राशि में भी आता है और 11 नंबर की। तो शुरुआत जब ये दशा चलेगी तो ये सिस्टम आपको यहां से चलेगा जो आपका भाग्य था, ठीक। भाग्य से फिर वो अष्टम की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे नक्षत्र के जो पार्ट्स है उसको ध्यान रखना होता है। अगर हम बात करें कि आपके जो मंगल के नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र, वो कितने भाग में कहां कहां पर मौजूद है, तो इस हिसाब से अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले कुछ हिस्सा आपको इस दशा का इस हिस्से में देना है 10 नंबर की राशि में, और एक अंतराल, एक खंड के बाद आपकी जो दशा है वो शिफ्ट करेगी और वो शिफ्ट हो जाएगी अष्टम भाव के ऊपर। कंटिन्यूटी को हमेशा मेंटेन रखना है, ठीक है। अब मैं इस समय वो कैलकुलेशन दिमाग में ला नहीं पा रहा,
धनिष्ठा नक्षत्र जो है, देखिए पहले तो आपको मिलेंगे सूर्यदेव के नक्षत्र का प्रभाव जो कि तकरीबन 10 डिग्री तक का है। फिर आपको चंद्रदेव का नक्षत्र मिल जाएगा श्रवण, श्रवण के बाद जाके कहीं पे वो सिचुएशन बनेगी। तो 23 डिग्री के बाद से शायद वहां पे वो दशा, या 24 डिग्री के आसपास से 23 डिग्री 40 मिनट से आपके जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो शुरू होते हैं। तो 23 डिग्री से लेकर अगर वो शुरू होते हैं तो वहां पे उनके कितने खंड आएंगे? 2 खंड आएंगे। आधी दशा जो मंगल की होगी, आधी दशा जो मंगल की होगी वो होगी आपके 9th हाउस से, और आधी दशा के बाद का जो पीरियड होगा उसको आपको किसमें लेके आना है? आपके इस 8th हाउस के अंदर, सॉरी 7th हाउस से 8th हाउस के अंदर आना है, ना कि 9th हाउस। आपकी लगन कुंडली में 10 नंबर की राशि 7वें भाव में आती है। मैं इसके लिए माफी चाहूंगा जो मैंने बोला 9th हाउस नहीं, लगन कुंडली से वो 7th हाउस है। साझेदारियां हैं, साझेदारियों से आप किस तरफ मूव कर रहे हैं? अकेलेपन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये चीज इसको दर्शाती है। अगर हम नॉर्मल विंशोत्तरी दशा से देखते तो हम शायद इस चीज को इतना पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते, ये समझने की कोशिश करें अगर, कि आपकी नॉर्मल विंशोत्तरी दशा सिस्टम में जब यही बात कही जाएगी तो आप देख लीजिए यहाँ पे आप बुध की दशा के अंदर चल रहे होंगे। बुध की दशा से शायद हम उतना प्रिडिक्शन स्ट्रांग ना दे पाए, हम कहें कि हाँ ये 3rd हाउस का स्वामी है, ये 12th हाउस का स्वामी है, लेकिन जब हम इसमें त्रिभागी वेरिएशन लेके आते हैं तो हम उसको नक्षत्रों के आधार पे डायरेक्टली स्पेसिफाई कर पाते हैं। तो यहाँ से परिस्थितियां धीरे धीरे बननी शुरू होती हैं, और वो परिस्थितियों ने बनते बनते अपने आप को मूव ऑन कराया और ये आपके लिए लगन बन गई। अब जब ये लगन बनी तो 2019 से लेकर 2022 तक के लिए इस पर्टिकुलर लगन के नक्षत्र स्वामी के रूप में आप गुरु को देखेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर लगन के जो स्वामी बन रहे हैं शनिदेव, उनको देखेंगे, वो आ गए हैं इस हिसाब से अपने से 10वें भाव में। तो व्यक्ति जो है वो अपने कर्म, अपने चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, यहाँ पे ये चीज होगी। ठीक है, चंद्रमा के साथ शनि का होना ये इस बात को दर्शाएगा कि जो कर्म क्षेत्र, नाड़ी के हिसाब से बात करूं तो शनि कर्म के स्वामी है। जब वो चंद्रमा के साथ आके बैठते हैं तो चंद्रमा चेंजेस को दर्शाता है, इसलिए कई बार प्रोफेशनल चेंजेस जिंदगी में देखने को मिलते हैं। ये चीज हम किससे कह रहे हैं इस समय? ये बात मैं नाड़ी के आधार से कह रहा हूं, जबकि मैं वैदिक के आधार से अगर बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि आपका जो नक्षत्र स्वामी है शनिदेव, वो आपके मंगल के नक्षत्र, मंगल की राशि में बैठने के कारण मंगल के ऊपर प्रभाव दे रहे हैं। और मंगल जो है मैनेजमेंट स्किल्स, मार्स वो आपका कर्णा लॉर्ड है। जब कभी भी आपके नक्षत्र के स्वामी का प्रभाव आपके कुंडली के जो कर्णा लॉर्ड है उस पे आता है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें वर्क प्लेस पे हो रही होती हैं जिसकी वजह से हम अपने नौकरियों को कई बार छोड़ रहे होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे भी काम करती है, इसे हम कहते हैं पंचांग दोष। अभी उसके उपाय मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसका कोई ऐसा डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकते, लेकिन हाँ कुंडली में ये चीजें ऐसी काम करती हैं। अभी आप कंप्लीटली अष्टम भाव के प्रभाव में है, इसीलिए ज्योतिषी प्रभाव है, खोजने का प्रभाव है, रहस्यों को समझने का प्रभाव है, ये लेकर आपकी जिंदगी आगे चल रही है। 2024 तक जैसे हम देख रहे हैं कि ये स्थिति है, लेकिन 2024 तक में ये जो नक्षत्र है पूर्व भाद्रपदा का, ये पूरी तरीके से आपके क्या बोलना चाहिए कि अष्टम भाव में नहीं है। अष्टम भाव में उनका एक पार्ट है और उस पार्ट के बाद वो जो नक्षत्र है आगे बढ़ जाते हैं। जहां तक मुझे याद आता है कि शतभिषा नक्षत्र जो है वो अपने आप को अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री तक के आसपास रखते हैं। तो 20 डिग्री के बाद के हिस्से में जो 10 डिग्री हैं वो कंप्लीट हम कहीं ना कहीं करेंगे अपने 11 नंबर की राशि में। इसलिए 1/3 हिस्सा, जो दशा का 1/3 हिस्सा है वो अष्टम भाव से ही रहेगा। जैसे ही वो 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा तो फिर आपकी जिंदगी में दशा जो है आपके भाग्य भाव से शुरू होगी। यहाँ पे दशा भाग्य भाव से शुरू होगी, गुरु वहीं पे बैठे हैं, आपकी उन्नति हो रही होगी इस दशा के सिस्टम के हिसाब से। और इसी चीज को जब हम आपके नॉर्मल सिस्टम में लाके देखेंगे तो आप केतु की महादशा से उभर के शुक्र की महादशा में चले जाएंगे, जिससे धीरे धीरे करके आपकी एक उन्नति होती हुई नजर आएगी। अब आपको जब ये फॉर्मेशन समझ में आएगा त्रिभागी का, तो इस आधार से आपको चीजों को लगाना है कि नक्षत्र कंटिन्यूअस रहने चाहिए, और जो भी नक्षत्र होता है उसी के आधार को लेकर, जो भी नक्षत्र होता है उसी के आधार को लेकर आपको अपना प्रोग्रेसिव लगना बढ़ाना चाहिए। ये बात मुझे क्यों सूझी, मैं अब आपको ये भी बता देता हूँ। जब मैंने ये देखा कि जितने भी ये सिस्टम हम लगा रहे हैं ये सिस्टम नक्षत्रों पे बेस्ड है, तो उसमें एक बात की क्लैरिटी आती है कि जब कभी भी आप किसी दशा सिस्टम को लगाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि शनि की दशा है तो ये भाव के स्वामी इधर घुमा दो उधर घुमा दो, नहीं। हम ये बात करेंगे वो पर्टिकुलर हाउस जिसकी हम बात करने वाले हैं वो हमारे लिए लगना है और उसको कंटिन्यूअसली बनना है, पहली चीज। अब दूसरी बात बताता हूं आप लोगों को। दशा लगाते वक्त एस के मेहता जी ने कहा कि महादशा को और अंतरदशा को छोड़ दीजिए,
महादशा को और अंतरदशा को छोड़ दीजिए, आपकी जिंदगी पे पड़ने वाला जो प्रभाव होता है वो प्रत्यंतर से होता है। वो क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि महादशा जो है वो आपके सूर्य, आपकी आत्मा के आधार पर चलेगी, जहां उन्हें लेकर जाना है। अंतरदशा जो है वो चंद्रमा, मन की स्थिति, मानस स्थिति के हिसाब से चलेगी। लेकिन लगन से क्या चलेगा? लगन से चलती है प्रत्यंतर दशाएं। इसीलिए महादशा और अंतरदशाएं लंबी लंबी दशाएं हैं जो कि व्यक्ति को धीरे धीरे करके किसी एक मकसद की तरफ लेके जाती है। मकसद क्या? जो आत्मा इस दुनिया में करने आई है। इसलिए महादशा को उन्होंने बोला कि आप ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, अंतरदशा को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको जहां लेके जाने आई है वो वहां पे लेके ही जाएंगी। आपके तात्कालिक स्थिति परिस्थिति जो होगी वो किससे देखेंगे? वो देखेंगे आप अपनी जिंदगी में अपने प्रत्यंतर दशा से। तो अगर हम यहाँ पे विंशोत्तरी के सिस्टम को जब लगाते हैं तो विंशोत्तरी त्रिभागी दशा को भी लगाएं या विंशोत्तरी भी लगाएं, तो हम इस चीज पे ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से कहा कि आपकी गुरु की दशा, तो मैं यहाँ पे गुरु पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। इसके बाद अंतरदशा की बात करें तो अंतरदशा मान लीजिए आपके ऊपर इस समय चल रही है सूर्य देव की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये महादशा और अंतरदशाओं को एक साइड करूंगा। इसके बाद यहां से होती है प्रत्यंतर दशा शुरू, मान लीजिए, सॉरी, सूर्य भी आपका 2023 में है। अभी आप चल रहे हैं शुक्र के प्रभाव में, तो ये हो गई। इन दोनों को अब आपको साइड करना है। इन दोनों को साइड करने के बाद आप अपनी ओरिजिनल लगन कुंडली पे आ जाइएगा। ओरिजिनल लगन कुंडली पे आकर आपको ये समझना है कि यहां से जो दशाएं चलेंगी प्रत्यंतर में, ये इस पर्टिकुलर लगन के हिसाब से काम करेंगी। जैसे कि अगर इस समय हम देखें आपके ऊपर गुरु का प्रभाव है, तो इस लगन कुंडली में गुरु जो है वो भाग्य में बैठे हैं, ज्ञान में बैठे हैं, तो आपको ज्ञान प्राप्ति का यह समय कहा जा सकता है कि चलेगा, जो कि 7 नवंबर तक होगा, ठीक है। इसमें ये आपके साथ संघर्ष भी है और आपका 9th हाउस भी है, दोनों काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जब ये आगे बढ़ेंगे, गुरु से निकल के हम जाएंगे शनि की तरफ, नवंबर से लेकर आपके दिसंबर तक, तो फिर यही सिचुएशन दिखाई देगी। यहाँ पे लोगों के साथ साझेदारी भी बननी है। यहाँ पे आपका अष्टम, ये वाला प्रभाव भी है। अष्टम का स्वामी पंचम में बैठा हुआ है, तो नए नए रहस्यों पे आप खोज भी कर रहे होंगे। इन चीजों को भी कनेक्ट करना है। तात्कालिक स्थिति में ये शनिदेव जो है ये सप्तम से चल रहे होंगे। इस वजह से हमें अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है, ये एक चीज है। दूसरा, व्यापार की वृद्धि की बात यहां से हो सकती है क्योंकि सप्तम के स्वामी सप्तम में चल रहे होंगे, इसलिए। तो इस तरीके से हम त्रिभागी दशा को यूज करते हैं कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए, और जब भी उस समय का तात्कालिक जो गोचर है उसी गोचर को उस कुंडली में लगा देते हैं। क्योंकि आज की स्थिति में जो ग्रह जहां बैठे होते हैं, फल उसके आधार पर निर्धारित होता है। जन्म काल के कुंडली में वो जहां बैठे हैं वो सिर्फ एक दिशा दिखाने की काम कर रहे हैं कि यह पर्टिकुलर ग्रह की जब दशा दिशा चलेगी तो आपकी जिंदगी में आपकी आत्मा की दिशा क्या होगी, ठीक है। इस तरीके से हम, चाहे विंशोत्तरी हो चाहे त्रिभागी हो, नक्षत्र पे बेस्ड जितनी भी दशाएं हैं उनको लगाते वक्त आपको नक्षत्र पता होने चाहिए। अगर आप नक्षत्र नहीं ध्यान दे रहे और आप दशाओं पे दशाएं लगाए जा रहे हैं तो फिर आप ये नहीं समझ रहे कि उस समय जो प्रोग्रेसिव लगन है वो क्या चल रहा है। इसीलिए एस के मेहता जी के जो काम है उसमें सबसे पॉजिटिव बात ये समझाई कि किसी भी दशा को आपको अपने तरीकों से इस हिसाब से सेट करना पड़ेगा जो व्यक्ति के जीवन में हो रहा है उसको वो एग्जैक्टली दिखा सके। इसीलिए अगर आप एस के मेहता जी की किताब पढ़ेंगे तो वो ये कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति से पहले उसका टाइम करेक्शन कराइए, या तो किसी जॉब के ज्वाइनिंग से या फिर उनके शादी की तारीख से, जिससे आप ये समझ सके कि ये दशा एग्जैक्टली कैसे काम करती है। जब वो टाइम करेक्शन मिल जाता है तब जाके आप जो प्रिडिक्ट करेंगे, जिस दिन प्रिडिक्ट करेंगे उस दिन वो इवेंट होके रहेगी। इसके लिए ही एस के मेहता जी जाने जाते थे। टाइम करेक्शन आपको हमेशा इन दशा सिस्टम में करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत मार्जिन एरर सबके साथ होता है। उसको जब पिन पॉइंट कर लिया जाता है तब जाके स्पेसिफिकेशन आती है कि इस दिन व्यक्ति के साथ ये चीज घटित होके रहेगी। धन्यवाद।